नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और इस वक्त मैं खड़ी हूं घने जंगल में। तो घने जंगल में मेरे पहुंचने के कारण आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो शख्सियत होगी उनका रिश्ता कहीं ना कहीं जंगल से जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। जंगल झाड़ी के बीच पहुंचकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन ये जंगली जीवन इतना आसान भी नहीं है। खास करके यहाँ रह रहे वन्य प्राणियों के जीवन का संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, उनके लिए तमाम योजनाएं लागू करना और उनके साथ हो रहे क्राइम को बचाना, इन तमाम चुनौतियों पर काम कर रही हैं एक महिला जिनका नाम है संजीता गुप्ता। देखिए उनके जीवन से जुड़ी ये रिपोर्ट। कुलाचे भरते हिरण, चिंगाड़ते हाथी, दहाड़ते शेर, कोयल की कूक, पक्षियों का ये कलरव, काले मेघ पर इतराते नाचते मोर, सागौन शीशम के घने वृक्ष, कहीं नदियां, कहीं झरना तो कहीं फूलों की महक। ये खूबसूरत दुनिया है जंगल की। पर ये दुनिया कभी शिकार के कारण तो कभी खालों की तस्करी, कभी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण अब जंगल और वन्य प्राणी पर खतरा भी मंडराने लगा है। वन्य प्राणी के संरक्षण संवर्धन के लिए वन विभाग लगातार कार्य भी कर रहा है और इस कार्य में महिला भी पीछे नहीं है। जंगलों की चुनौतियां महिलाएं भी बढ़ चढ़कर निभा रही हैं। इसी कड़ी में ये है मुख्य वन संरक्षक संजीता गुप्ता। वन्य प्राणी केवल इनका शौक ही नहीं, बल्कि इन्होंने बतौर इसे करियर के रूप में चुना और दूसरे ही प्रयास में बन गई IFS। साथ ही वाइल्ड लाइफ क्राइम पर काम करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला अधिकारी। दंतेवाड़ा, कांकेर और कोरबा जैसी जगहों में संजीता ने न केवल वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए कार्य किया, बल्कि जंगलों के बीच रह रही महिलाओं और परिवारों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी स्वयं सहायता समूह के जरिए कार्य किया। संजीता के पति सरगुजा रेंज के IG हैं और हर कार्य के लिए उनका सहयोग भी करते हैं। संजीता को पक्षियों को पहचानने का शौक भी है और वो 250 से ज्यादा पक्षियों को बाखूबी पहचानती है। IFS की ट्रेनिंग में संजीता ने उन सभी बारीकियों को सीखा जो जंगल में सरवाइव करने के लिए जरूरी है। फिर वो घुड़सवारी हो, क्लाइंबिंग हो, शूटिंग हो या फिर घने जंगलों के बीच की चुनौतियों का सामना हो, संजीता ने बाखूबी निभाया। वन्य प्राणियों के संरक्षण के इस कार्य को हम सलाम करते हैं। ज्योति सिंह, IBC 24। तो चलिए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं वाइल्ड लाइफ में छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला जिन्होंने काम किया है और कर रही हैं। IFS है हमारे साथ संजीता गुप्ता। संजीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। संजीता जी, ये एक ऐसा फील्ड है, ये जो पीछे जंगल हमें दिख रहे हैं बारिश का मौसम में बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये उतने ही डरावने भी होते हैं। एक महिला का इंटरेस्ट ऐसे फील्ड में आना, क्या ये संयोग था या आपका शौक था? हाँ, इस जंगलों में देखिए मेरी रुचि शुरू से ही रही है। प्रकृति से मैं हमेशा से जुड़ी रही हूँ और जंगल मुझे हमेशा से बहुत पसंद थे। तो इसलिए मैंने इसका फॉरेस्ट सर्विस को अपना कैरियर के रूप में चुना और आज वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट में भी वाइल्ड लाइफ मेरा पसंदीदा टॉपिक रहा है और मेरे जंगली जानवर जो हैं और उनके लिए काम करना, उनकी संख्या बढ़ाना, ये सब में मेरी बहुत रुचि है इन सब में। तो इसलिए मैंने वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने के लिए निर्णय किया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। संजीता जी, यहाँ पर एक चीज ये जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि उस समय पर आपने इसको अपना करियर चुना जिस समय UPSC में IFS मर्ज नहीं हुआ था, सेपरेट इसका एग्जाम हुआ करता था और तब आपने बिना किसी कोचिंग के घर पर तैयारी से ही इसकी तैयारी की और इसमें आप चुनी गई। तो वो सफर कैसा था? उन दिनों पढ़ाई का माहौल कैसा था? और ऐसे बड़ी पोस्ट के लिए जब कोई लड़की तैयार होती है तो घर का सपोर्ट जरूरी होता, वो कैसा था?
इस सर्विसेज में काम करने, इसमें सिलेक्शन के लिए मैंने बहुत मेहनत की और शुरू से ही मैं पढ़ाई में ओवरऑल टॉपर रही थी स्कूल में भी, तो मुझे नौकरी करनी ही थी बाद में बड़े होकर। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि IAFS को या PSC दोनों में जिसमें भी सिलेक्शन हो जाए, तो क्योंकि एग्ज़ाम उस समय अलग होता था तो आज के हिसाब से उसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम था, बहुत तो नहीं पर थोड़ा सा कम था। और क्योंकि IAFS में केवल साइंस स्ट्रीम से जो लोग आते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है फॉरेस्ट सर्विस में, तो उस हिसाब से भी फिर मैंने सोचा कि इसमें कोशिश की जाए। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, मेहनत तो बिल्कुल इन सब सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैंने लगभग 11 महीने तक रोज़ 10 घंटे पढ़ाई करके इसकी तैयारी की। और फिर इसमें अच्छा, इसमें जब आपका सिलेक्शन हो गया संजीता जी, तो जैसा कि अभी तक हमको पता है कि IAS की, IPS की और आर्मी में बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है, तो क्या IAFS एक ऐसा फील्ड है जिसमें सॉफ्ट ट्रेनिंग होती है? यहाँ पर भी आपको बहुत ट्रेनिंग होती है, और लड़कियों के लिहाज से क्या कहीं पर सुविधा दी जाती है, उसके बारे में जरूर बताइए आप। जी, IAFS में देखिए, हमारे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में जो हमारा इंटरव्यू होता है, उसके बाद हमारा एक वॉकिंग टेस्ट होता है जिसमें महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर चलना होता है 4 घंटे में, और पुरुषों को 25 किलोमीटर चलना होता है 4 घंटे में। तो हमको दिल्ली जू के चक्कर लगवाते हैं वो, और इसमें जो नहीं चल पाया उसका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है। तो सिलेक्शन के समय से ही हमारी वो हार्ड टास्क की ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी ट्रेनिंग्स में हमको जंगलों में टेंट डाल के वहीं रहना है, वहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, पहाड़ चढ़ना होता है, और मतलब मेहनत, फिजिकल वर्क तो बहुत रिगरस होता है। हमारा भी पुलिस की तरह ही सवेरे 5:30 बजे उठ के हमारी जॉगिंग होती है, एक्सरसाइजेज होते हैं। संजीता जी, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, हमें तो जंगल में अंधेरा भी जब होने लगे तो शायद डर लगने लगता है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ पर काम करना, वो भी किसी महिला का, शुरुआती दिनों में क्या कभी ऐसा लगा कि आपको डर लगता है कि आपने वाइल्ड लाइफ को न चुनकर कुछ और चुन लिया होता तो शायद आसान होता? नहीं, मुझे कभी इसमें डर नहीं लगा। और मैंने बहुत नाइट पेट्रोलिंग्स भी की हैं इवन फॉरेस्ट में। रात में हम 11 बजे अपने 2-3 स्टाफ को जिप्सी में बैठ के निकल जाते थे और सवेरे 5 बजे तक पूरी पेट्रोलिंग करके जंगलों की और वापस आते थे। तो ये सब कामों में मुझे बहुत मज़ा आता है, और शुरू से ही चुनौती भरा काम मुझे बहुत अच्छा लगता रहा है। बिल्कुल, और उसी का नतीजा है कि इस वक्त आप IAFS हैं और जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये वो समय होता है संजीता जी, जब कोई लड़की किसी भी फील्ड में जाना चाहे तो वो आसानी से जा सकती है, क्योंकि उस समय पर उसकी शादी नहीं हुई होती है, माता पिता अगर सपोर्टिव हैं तो लड़कियां बड़ा चैलेंज भी वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन वो मोड़ जब आता है शादी का, तो क्या मैं समझूं कि ये प्लस पॉइंट रहा कि सर से जब आपकी मुलाकात हुई, जब वो जीवन साथी बने, तो उसके बाद में उन्होंने आपको समझा और इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मोटिवेट भी किया? हाँ, बिल्कुल किया उन्होंने, और हमेशा वो मेरे साथ रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट एक तरह का जॉब है ऑल इंडिया सर्विस का, और उनसे मैं बहुत मोटिवेटेड होती हूँ। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, घर में, बाहर और कैरियर में भी। बहुत ज्यादा महिलाएं काबिल होती है, वो तमाम जिम्मेदारी को ले सकती है। संजीता जी, ये महिलाओं के साथ में खूबी है, और ये कुदरत ने हमें दिया हुआ है, तो हमें कुदरत का भी धन्यवाद करना चाहिए। कुदरत में हम हैं कुछ चुनौतियों पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। महिला जितनी खूबी से घर संभालती है, अपना परिवार संभालती है, परिवार को संरक्षित करती है, संवर्धित करती है, कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी संजीता गुप्ता निभा रही हैं वाइल्ड लाइफ के माध्यम से। वाइल्ड लाइफ में जितने भी जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु हैं, उनकी तमाम चुनौतियों को वो फेस कर रही हैं। संजीता जी, अगर हम वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, वाइल्ड लाइफ अगर आप स्टेट में देखते हैं, जिम्मेदारी ज्यादा होती है, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। केवल उनको बचा लेना या उनका खान पान का ध्यान रखना, उनके खिलाफ कोई तस्करी ना हो, कोई क्राइम ना हो, चूंकि अभी आप क्राइम भी देख रही हैं, तो ये कैसी चुनौती होती है और क्राइम किस किस तरीके के होते हैं, और उससे निपटने के लिए आप लोग क्या करते हैं? जी, तो मैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्राइम भी देख रही हूँ, तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ क्राइम तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य को पैसेज की तरह यूज़ किया जाता है कभी, क्योंकि ऐसे लगे हुए बहुत से राज्य हैं, महाराष्ट्र है इधर, झारखंड है इधर,
तो उड़ीसा है, तो इन क्षेत्रों में कई बार वाइल्ड लाइफ की किलिंग होती है और छत्तीसगढ़ को पैसेज के रूप में यूज करके नागपुर होके वो कहीं दिल्ली या विदेशों में कई बार वाइल्ड लाइफ के आर्टिकल्स या वाइल्ड खालें इस तरह। काफी रिस्की फील्ड नहीं लगता संजीता जी? क्योंकि कई बार ऐसी जब जगहों पर हम जाते हैं तो अपनी जान को भी खतरा होता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि महिला का जो मनोबल है वो उसकी शायद ताकत बन के उसके साथ होता है? बिल्कुल, एक महिला बहुत मानसिक रूप से ताकतवर होती है और इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा के उसको बहुत वो हिम्मती हो जाती है। बिल्कुल, और ये क्राइम भी डील करने के लिए बिल्कुल फील्ड में हमारे आज तो हमारी फील्ड में महिला गार्ड्स भी हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, तो वो भी उनको भी मैंने फील्ड में देखा बखूबी वो काम करती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, क्राइम के लिए तस्करों को पकड़ने के लिए भी लगी होती हैं। आपको लगता है कि जब एक महिला आईएफएस अधिकारी अंदर जाती है जंगल में, फील्ड में, उन महिलाओं से, बच्चों से मिलती है, तो बनिस्बत एक पुरुष अधिकारी के वो ज्यादा विश्वास समझते हैं गांव के लोग, ये यहाँ पर एक महिला होने का हमें फायदा भी मिलता है बराबर। और वो महिलाएं जो हैं वो इतनी आत्मीयता से बात करती हैं हम लोगों के साथ और इतना बढ़िया, मतलब उनको जो भी काम दिया जाए बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत मेहनत से काम करती हैं। तो जो भी महिलाएं हैं ऐसी जो अंदर रह रही हैं, और छत्तीसगढ़ में तो महिलाएं ज्यादा काम करने के लिए वैसे भी महिलाएं ज्यादा प्रसिद्ध है, महिला मजबूत है और ज्यादा काम करती है, क्योंकि जब धान में आप देखिए जब वो थरहा लगाती हैं तो घंटों पानी में झुक के खड़ी हुई रहती हैं, ये तो खूबी है। पहली पोस्टिंग आपकी दंतेवाड़ा में हुई थी संजीता जी। दंतेवाड़ा और बस्तर, अभी बहुत ज्यादा घने जंगल हैं यहाँ पर, चूंकि नक्सली प्रभाव भी है और जंगल घने होने की वजह से वहां पर पहुंचना और निकलना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो आपने अपने शुरुआती दिनों में कुछ एडवेंचर किया जिसके लिए कभी आपको डांट भी पड़ी हो अपने हस्बैंड से या अधिकारियों से? क्योंकि वो एक पहली पोस्टिंग का उत्साह किसी भी महिला या पुरुष के लिए बराबर होता है, तो उस अनुभव को जरूर शेयर करिए। जी, पहली पोस्टिंग मेरी एसडीओ ट्रेनिंग की, जब मैं स्टेट में आई देहरादून से ट्रेनिंग करने के बाद, तो पहली पोस्टिंग एसडीओ दंतेवाड़ा के रूप में हुई थी। तो वहाँ पर कई बार जो फॉरेस्ट के वर्क्स हैं बहुत इंटीरियर में होते हैं, कई बार बांस के कूप वगैरह निकल रहे होते हैं और अंदरूनी क्षेत्रों में उनकी देखने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं कई बार क्या करती थी कि क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ एसपी थे तो उनका एक आध गनमैन मैं बिठा लेती थी और मैं निकल पड़ती थी जंगलों में अंदर, और वरिष्ठ अधिकारी डांटते थे कई बार कि कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। तो जैसे जैसे आप बहुत घने जंगलों के बीच में जाती हैं संजीता जी, आपको लगता है वहाँ जो लोग रह रहे हैं, खास करके आपकी पोस्टिंग ज्यादातर देखिए दंतेवाड़ा, कांकेर या ऐसे ही इलाकों में हुई है जो बहुत घने जंगलों के लिए जाने जाते हैं, वहाँ का जीवन या वहाँ की महिलाएं, आपको लगता है कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते उनके लिए भी बहुत कुछ काम एक महिला अधिकारी कर सकती है? इस बारे में भी आपने कभी सोचा है? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने जब मैं टेरिटोरियल पोस्टिंग्स में थी कांकेर में, कोरबा में, कांकेर में तो मैंने महिलाओं के बहुत सारे स्वयं सहायता समूह वगैरह बनवाए और वहाँ कई तरह की ट्रेनिंग्स, जैसे सिलाई वगैरह की ट्रेनिंग देके, सिलाई मशीन देना या दोना पत्तलों की ट्रेनिंग बनाने की ट्रेनिंग देके और उनको दोना पत्तल बनाने की मशीनें उपलब्ध कराना, इस तरह के काफ़ी काम जो हैं वो फील्ड में किए हैं। और महिलाओं के स्व सहायता समूह बना के बहुत अच्छे और भी काम किए जा सकते हैं। जैसे इधर कोरबा कटघोरा की तरफ मैं बताऊं कि डोंगा नाला एक क्षेत्र है जहाँ पे वन औषधियों का बहुत अच्छा निर्माण होता है और वो वन औषधि बनाने का पूरा काम केवल महिलाएं करती हैं। वो केवल एक महिला समूह है, पूरा 10-20 लोगों का, वो मिल करके पूरे उनको कैसे निकालना है जंगल से, सुखाना है, उनका पाउडर बनाना है, उनकी पैकिंग करनी है, वो पूरी महिलाएं कर रही हैं और वो बहुत अच्छा सफाई से बहुत अच्छे से काम करती हैं। जंगल से जुड़ी कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी, फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रायपुर की सबसे बड़ी जंगल सफारी में और मेरे साथ हैं संजीता गुप्ता जो कि आईएफएस हैं। संजीता जी, चूंकि ये एक ऐसी सफारी है जिसकी अपनी कुछ खूबियां हैं, कुछ खूबियां इस सफारी की बताइए, और यहाँ पर भी जो वाइल्ड लाइफ है क्या उस पर भी आप लोगों का काम होता है? हाँ, ये सफारी जो है हमारी 200 हेक्टेयर में स्थापित है और ये शायद भारत की पहली सफारी होगी जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और उन्होंने टाइगर की फोटो भी ली थी। तो
इस लिहाज से ये बहुत विशेष सफारी का दर्जा इसको दिया जाना चाहिए। और इस यहाँ पर बड़े बड़े बहुत बड़े एनक्लोजर्स बने हुए हैं जानवरों के। टाइगर है, लायन है, बियर है, हर्बीवोर्स हैं, चीतल और ये सब जानवर हैं, हिरन। और यहाँ पर जानवरों को थोड़ा सा इस तरह का माहौल दिया जाता है कि थोड़ा सा वो जंगल में हैं, बहुत बड़े उनके एनक्लोजर्स बने हुए हैं, उसमें ट्रीज वगैरह लगाई गई हैं, अभी तो छोटी हैं, थोड़ा सा बढ़ रही हैं, तो वो सब स्टेब्लिश हो जाएंगी तो एक थोड़ा सा जंगल का लुक आएगा और जानवर थोड़ा सा ये महसूस कर सकेंगे कि हाँ हम जंगल क्षेत्र। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि यहाँ जो हमारे पास में जानवर हैं, उनके जीवन के लिहाज से या उनके संवर्धन के लिहाज से भी क्या लगता है आपको कि यहाँ पर बहुत सारे काम करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में? जी, हम यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी शायद हमारा शुरू होगा, तो हमको उसकी अनुमति मिली है, हालांकि उसके लिए बजट नहीं मिला है। हम जो हमारे राज्य का जंगली पशु है, जो वन भैंसा है, हाँ। उसके लिए हम एक ब्रीडिंग सेंटर यहाँ बनाएंगे जिससे उसकी संख्या में वृद्धि हो सके और उसका रिप्रोडक्शन हो सके। ये तो आपका शौक था जो आप करियर के रूप में आप इसको आगे बढ़ा रही हैं संजीता जी, लेकिन हर किसी के जीवन में उसका अपना भी शौक होता है। आपको लगता है कि इससे हटके जो आपका शौक है वो क्या है और उसको कितना वक्त आप दे पाती हैं? मेरे और भी फॉरेस्ट तो बहुत मेरा सबसे पसंदीदा विषय रहा ही है। इसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत गाने का भी शौक है। मैं सिंथेसाइजर भी बजाती हूँ। और कोई पसंदीदा गाना इस वक्त जो आप गुनगुना दें, क्योंकि मौसम भी अच्छा है और आसपास हरियाली और जंगल है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने शौक को वक्त देने के लिए, तो घर की जो परवरिश होती है वो ही शायद संस्कार के रूप में लड़कियों को ऐसी मिलती है कि आपको एक दिशा जो है वो तय हो जाती है। जो कि आपकी मम्मी का भी जिक्र हमने किया कि उस जमाने में जब महिला पढ़ा नहीं करती थी, उस समय भी उन्होंने को एजुकेशन में पढ़ाई की, तो माता की ये खूबियां अपने, मुझे लगता है अनायास ही बच्चियों में आ जाती हैं। तो कैसा था बचपन और मम्मी कैसी थी आपकी जो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं? मेरी मम्मी क्योंकि खुद भी टीचर थी, वो स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो हमको भी वो गाइड किया करती थी और किचन में उन्होंने घुसने से बिल्कुल मना कर रखा था हम लोगों को कि आपका काम सिर्फ पढ़ना है, आप जितनी पढ़ाई कर सकें और एक अच्छे मुकाम हासिल कर सकें। क्या आपकी मम्मी ने आपको देखा IAFS बनते और एक अच्छी जिंदगी जीते? वो अनुभव आपकी मम्मी के लिए कैसा रहा होगा जब उनके सपने को आपने पूरा किया? जी, मेरी मदर बहुत ही खुश हैं इस चीज़ से और कभी भी हमारे पास आके रहती हैं तो उनको मतलब उतना गर्व महसूस करती हैं इसके लिए। कोरबा का जिक्र जरूर करूंगी क्योंकि कांकेर में बहुत सारा काम आपने किया, जिक्र उसका किया। कोरबा अगर आज के समय में भी हम देखें, एक हाथियों ने कहर ढा रखा है। क्यों हाथी अपना नेचर चेंज कर रहे हैं, क्यों उनका व्यवहार बदल रहा है? क्योंकि हाथियों को हमने देखा कभी आक्रामक नहीं होते थे संजीता जी। क्या जंगल का कुछ मैनेजमेंट गड़बड़ाया है या उनको जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? क्या करे वन प्रबंधन? एक अहम बात यहाँ पर मैं जरूर आपसे करना चाहूंगी क्योंकि इसके लिए आपने ट्रेनिंग भी ली, दूसरे जगहों का दौरा भी किया। क्या चूक है, क्या उसमें सुधार देखती हैं आप? हाथियों की बात की जाए तो मेरी जो पहली टेरिटोरियल पोस्टिंग हुई DFO कोरबा के रूप में हुई थी, तो उस समय वहाँ पर हाथी आना शुरू ही हुए थे और मैंने हाथियों के झुंड वहाँ देखे हैं घने जंगल के क्षेत्रों में। उस समय हमने ये सोचा कि हाथियों को एक क्षेत्र में बांध के रखा जाए, तो हमने वहाँ केले और इस तरह की चीज़ें बहुत लगाई जो हाथी खाना पसंद करते हैं। हाँ। तो लेकिन हाथी क्योंकि उस समय तुरंत ही आए थे और हाथी इधर रायगढ़ से उड़ीसा बॉर्डर से मोस्टली मूव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का हैबिटेट खराब हो रहा है, तो वो इस तरफ उन्होंने इधर का रुख किया। इधर के जंगल बहुत अच्छे थे, उनको खाने का बहुत अच्छा मिल जा रहा था और यहाँ पानी की बहुत आए थे। हाथी जो दो चीज़ हाथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो पानी और उनका खाना, तो इसलिए हाथी इस तरफ आए थे। उस समय तो हमने काफ़ी मेहनत करके उनको खदेड़ा था उस तरफ, लेकिन फिर वो उसके बाद हाथियों का आना लगातार जारी भी रहा
और इस समय तो हमारे राज्य में अभी एलिफेंट सेंसस हुआ है कुछ दिनों पहले, उसकी रिपोर्ट अभी आ ही रही है लगभग, तो फिर भी लगभग 250 हाथी के आसपास अभी हमारे राज्य में आ चुके हैं। परवरिश की जब हम बात करते हैं जब बच्चों की, तो एक माँ की जिम्मेदारी बच्चे की परवरिश भी है, और चूंकि अधिकारी हैं आप काम भी कर रही हैं, ऐसे में जब मोस्टली आप फील्ड पे ड्यूटी करती हैं तो वहां पर कैसी आपकी जिम्मेदारी होती है, तब क्या प्राथमिकता होती है? क्योंकि आपकी जॉब आपकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन बच्चा भी हमारा प्राथमिकता है, तो बड़ी पशुपेश वाली स्थिति होती है महिला के साथ। बहुत ज्यादा फील्ड पोस्टिंग में स्पेशली मैं जब रही, जब मेरा बेटा भी छोटा था, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं और जो घर में काम करते हैं उनके भरोसे छोड़ना पड़ता है, या घर से किसी को बुला के उनके भरोसे छोड़ना पड़ता है। तो बच्चे मिस तो करते हैं बीच में कि मम्मी कहाँ हो, फोन करेगा, और तो बच्चों को भी आदत थोड़ी सी डालनी पड़ती है। कुछ और जो इस वक्त आपकी मन की बात हो, आप कहना चाहें इस वक्त हमारे दर्शकों से, जो आपके मन में रह गई हो और आप बताना चाहें? जी, मैं जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं अभी की, उनके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनको ज़रूर कैरियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने हस्बैंड से कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और आप जॉब में रहते हैं तो आपको जो सोसाइटी में जो स्थान मिलता है, तो आजकल तो घर से भी बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं और बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ज़रूर से महिलाओं को कैरियर में बिल्कुल आत्मनिर्भर होना चाहिए और कैरियर के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। और दोनों चीज़ें हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं, ऐसा कोई मुश्किल तो है थोड़ी सी, लेकिन मैनेज हो जाती है। आपको आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, आप आत्मनिर्भर होते हो, आप अपने इंडिपेंडेंट होते हो, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, अगर महिला चाहे तो किसी भी फील्ड पे काम कर सकती है, किसी भी चुनौती को वो आत्मसात कर सकती है और उसके बाद एक सफल मुकाम जरूर हासिल कर लेती है। फिर मिलेंगे ऐसी एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।